we learned previous, so many lectures are learned before that. The PHP functions is the real power of PHP comes from its functions. कि PHP में जब हम काम करते हैं तो उस लैंग्वेज को काम में लेने के लिए जब हम फंक्शंस को काम में लेते हैं तो वो हमारे लिए और भी ज्यादा रीयूजेबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम उसमें पीस ऑफ कोड को बार बार हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, एक ही पीस ऑफ कोड को हम नंबर ऑफ टाइम्स यूज कर सकते हैं। PHP has more than 1000 built-in functions, and in addition you can create your own custom functions. PHP हमें लगभग 1000 से भी अधिक प्री डिफाइंड फंक्शंस को प्रोवाइड करता है जिसमें यूजर अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को की मदद से, अपने कंटेंट की मदद से, अपने कॉन्सेप्ट की मदद से प्री डिफाइंड फंक्शंस को यूज कर लेता है, और यदि उसको अपने खुद के फंक्शंस बनाने की भी जरूरत पड़े तो PHP सपोर्ट करता है। तो PHP में जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं, यदि हम उसकी बात करें तो PHP built-in functions has 1000 built-in function that can be called directly from within the script. हम उन functions को directly script के ऊपर ऐड कर सकते हैं और जो भी स्पेसिफिक टास्क उस फंक्शन के थ्रू हमें परफॉर्म करना है वो इजीली किया जा सकता है। लेकिन यदि हम खुद के फंक्शंस बनाना चाहें तो वो भी हम बना सकते हैं, वो PHP यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं। PHP यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो प्री डिफाइंड फंक्शंस है उनसे अलग यदि यूजर अपना कोई कॉन्सेप्ट लगाकर अपने किसी लॉजिक के आधार पर कोई फंक्शन बनाना चाहता है तो PHP उसके लिए भी हमें सपोर्ट करता है। तो वो कहलाएंगे यूजर डिफाइंड, यानी कि यूजर के द्वारा बनाए गए फंक्शंस, इसीलिए उनका नाम है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अब जब हम बात करें यूजर के द्वारा बनाए गए फंक्शंस की तो हम पहले एक बात ये भी समझेंगे कि बेसिकली फंक्शन है क्या। A function is a block of statement that can be used repeatedly in a program. किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी प्रोग्राम की कोडिंग करने के लिए यदि हमें कुछ पीस ऑफ कोड की नंबर ऑफ टाइम जरूरत पड़ती है तो हम फंक्शंस को काम में ले सकते हैं। A function will never execute automatically when a page load. Functions ऑटोमेटिकली, जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली कभी भी कॉल नहीं होते हैं, उन्हें हमें कॉल कराना पड़ता है तब वो फंक्शंस कॉल होते हैं। तो गाइस अब अपन देखेंगे कि फंक्शंस को लिखते कैसे हैं और उनको हम आगे कॉल कैसे कराएंगे और वो हमें मदद किस तरीके से करते हैं। A function will be executed by a call to a function. कि फंक्शन जो है वो किसकी मदद से एग्जीक्यूट होता है? कॉल अ फंक्शन, फंक्शन को कॉल करने के लिए। तो हम एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं किस तरीके से हमें मदद मिलेगी। हम कोई भी फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शंस को जब हमें शुरू करना पड़ता है तो हमें कीवर्ड काम में लेना पड़ता है, वो कीवर्ड है फंक्शन। इट इज वन ऑफ द कीवर्ड विच इज यूज्ड टू क्रिएट एनी फंक्शन। तो हमने सिंटेक्स क्या लिखेंगे इसके लिए? फंक्शन, फंक्शन का नाम और स्मॉल ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, और कर्ली ब्रेस के अंदर वो पीस ऑफ कोड लिखेंगे जिसकी हमें आवश्यकता है और हम उसको बंद कर देंगे। तो ये हमारा फंक्शन का नाम, जिस भी फंक्शन के नाम से हम बनाएंगे उस नाम से हमारा एक फंक्शन तैयार हो जाएगा। अब इसी चीज को हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से बनाएंगे। उससे पहले जो हम ये फंक्शन का नाम लिख रहे हैं उसके लिए ये कुछ हमें नोट देना चाहता है। वो ये समझा रहा है कि फंक्शन का जो नाम है वो हमेशा लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या अंडरस्कोर से। इस बात को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी भी पर्सन का नाम लेटर से ही चालू होता है। कभी वन राजेश नहीं होता, राजेश ही नाम होता है, या राजेश 1 2 3 अपन ऐसे कर सकते हैं यदि एक क्लास में कई सारे राजेश है तो, लेकिन वन राजेश 2 राजेश नहीं बोलेंगे। तो इसी तरीके से फंक्शन का नाम भी हमेशा किससे शुरू होगा? लेटर से शुरू होगा, नहीं तो हम अंडरस्कोर भी काम में लिख सकते हैं। फंक्शंस नेम आर नॉट केस सेंसिटिव। फंक्शन के नेम केस सेंसिटिव नहीं होते। यदि आपने कोई फंक्शन का नाम कैपिटल लेटर्स में डिक्लेयर करा है और आप उसको स्मॉल लेटर्स में यूज कर रहे हो तो वो हमें परमिशन दे देगा और वो केस सेंसिटिव नहीं होता। गिव अ फंक्शन अ नेम दैट रिफ्लेक्ट व्हाट द फंक्शन डज। बच्चों एक टिप्स भी यहाँ पर दी गई है। ये टिप इसलिए दी गई है
कि जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम बहुत बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग उसके अंदर हमें करनी पड़ती है। जरूरी नहीं है कि हम एक या दो ही फंक्शन बनाएंगे, हम बहुत सारे फंक्शंस बनाएंगे। ऐसी स्थिति में यदि हम फंक्शन के नाम को उसके काम के आधार पर डिफाइन नहीं करेंगे तो इन फ्यूचर जब हम उन फंक्शंस को कॉल कराने लगेंगे या यूज करने लगेंगे तो हमें ये ध्यान नहीं रहेगा कि हमने किस फंक्शन में क्या लिखा था और वो क्या काम करके हमें देगा। तो हमें बार बार फंक्शन खोल के देखना पड़ेगा, उसकी कोडिंग पढ़नी पड़ेगी, तब हम उस फंक्शन को लिख पाएंगे, यूज कर पाएंगे। इससे बचने के लिए हम फंक्शन का नाम हमेशा हमें ऐसा देना चाहिए कि जिससे कि वो फंक्शन का काम फंक्शन के नाम से ही हमें समझ में आ जाए। इस चीज को मैं इस तरीके से बताऊंगी। इन द एग्जाम्पल बिलो वी क्रिएट अ फंक्शन नेम राइट मैसेज। एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक फंक्शन बनाया राइट मैसेज करके। द ओपनिंग कर्ली ब्रेस इंडिकेट दैट बिगनिंग ऑफ द फंक्शन कोड एंड द क्लोजिंग कर्ली ब्रेस, बिगनिंग में हमने कर्ली ब्रेस काम में लिया, indicates the end of the function. The function output hello world. To call the function, just write its name followed by the bracket. ब्रैकेट के अंदर हमने जो फंक्शन का नाम लिया कि ये एक मैसेज प्रिंट करेगा हेलो वर्ड करके। तो ये एक फंक्शन का नाम हमें शो कर रहा है कि ये क्या काम करेगा। इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक यूजफुल टिप है जिसकी मदद से हम आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं कि यदि हम फंक्शन में जो काम कर रहे हैं उस काम के आधार पर ही फंक्शन का नाम शॉर्ट एंड स्वीट रखें जो फंक्शन के वर्क को शो करता हुआ हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल पीएचपी टैग के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया जिसका जिसका नाम है राइट मैसेज करके। फंक्शन के लिए हमेशा हम स्मॉल ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट काम में लेते हैं। कर्ली ब्रेस के अंदर इक्वल स्टेटमेंट की मदद से हमने मैसेज लिखा हेलो वर्ल्ड। तो ये जो मैसेज है ये जब हम इस प्रोग्राम को, इस पीएचपी की फाइल को जब हम रन करेंगे ब्राउजर पर तो ये हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया। अब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। कॉल करने के लिए हमें यहाँ कोई कीवर्ड काम में नहीं लेना होता है। सिंपल फंक्शन का नाम कर्ली ब्रेस स्मॉल ब्रैकेट्स और सेमीकोलन की मदद से जब हम अपने पीएचपी टैग के अंदर इसको लिखते हैं यहाँ मेरा पीएचपी टैग बंद हो गया है तो वो उस फंक्शन को कॉल कर देता है। जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इसका आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड। इको स्टेटमेंट मैसेज को प्रिंट करने का काम करता है। तो गाइज आपको ये बात समझ में आई होगी कि फंक्शन क्या होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। फंक्शंस को लिखने के लिए हमें फंक्शन कीवर्ड काम में लेना पड़ेगा। इसी तरीके से पीएचपी फंक्शन की मदद से हम उसमें आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन कैन बी पास थ्रू फंक्शंस टू द आर्ग्यूमेंट। जब हम इंफॉर्मेशन को फंक्शन के अंदर काम में लेते समय ही पास करेंगे तो वो कहलाता है आर्ग्यूमेंट। एन आर्ग्यूमेंट जस्ट लाइक अ वेरिएबल। आर्ग्यूमेंट और वेरिएबल में कोई अंतर नहीं होता है। जब हम किसी वेरिएबल को फंक्शन के साथ पास करते हैं तो वो आर्ग्यूमेंट कहलाता है और फंक्शन के अंदर यदि हम किसी वेरिएबल को काम में लेंगे तो वो वेरिएबल कहलाता है। आर्ग्यूमेंट आर स्पेसिफाइड आफ्टर द फंक्शन नेम इनसाइड द पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर हमें उन आर्ग्यूमेंट को लिखना पड़ता है। We can add as many argument as we want. हम कितने भी आर्ग्यूमेंट हम ऐड कर सकते हैं। उनको अलग करने के लिए हमें कॉमा काम में लेना पड़ता है। उसके बाद एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल अ फंक्शन वन आर्ग्यूमेंट $f नेम। एक हमने वेरिएबल बनाया $f नेम का और उसको हम फैमिली नेम नाम का एक फंक्शन हमने बनाया और उसके आधार पर हम प्रिंट करा रहे हैं। पहले हम अलग अलग वैल्यू नाम डालेंगे और वो उसके आधार पर हमें प्रिंट करके देगा। इसके आधार पर हमने एक प्रोग्राम बनाया है। उस प्रोग्राम के आधार पर हम देखते हैं कि पीएचपी टैग हमारे पास है फंक्शंस, फैमिली नेम हमने एक फंक्शन बनाया और उसमें एक आर्ग्यूमेंट यानी कि फंक्शन को यूज करते समय ही एक वेरिएबल पास कर रहे हैं। तो इस समय $f नेम एक आर्ग्यूमेंट है। अब हम इसको की मदद से इको करते हैं, इको $f नेम।
तो जो वैल्यू यहाँ डाली जाएगी वो $fname के साथ आ जाएगी और रेफरेंसेस इसके साथ जुड़कर आएगा। अब हमने फंक्शन को कॉल कराया, कर्ली ब्रेस की मदद से फंक्शन यहाँ क्लोज हो गया। अब हम फंक्शन को कॉल कराते हैं। फैमिली नेम हमारा फंक्शन का नाम है, तो पहली बार हमने इसमें पास किया जानी, दूसरी बार हैगी, स्टेल, अलग अलग हमने नाम इसके अंदर फंक्शन के अंदर ट्रांसफर करे तो हमारा जो आउटपुट आएगा जेनी रेफरेंसेस हैगी स्टेल जितने भी हमने आर्ग्यूमेंट पास करे उन सब के साथ उसका जो मैसेज है वो प्रिंट होता हुआ हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से हम फंक्शन में आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। In the following example has functions two argument. यदि हम चाहें कि हम more than one argument पास करें तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे हमने कहा $fname और $year, दो हमने वेरिएबल ले लिए। अब दोनों वेरिएबल्स को हमने फंक्शन के नेम के साथ पास करा फैमिली नेम करके और हमने इको कराया $fname रेफरेंसेस बर्न इन ईयर। तो $year में तो $year की वैल्यू आएगी और एफ नेम के अंदर वो वैल्यू आएगी जो हम नाम पास करेंगे। तो ये हमारा फंक्शन हो गया। अब हम इस फंक्शन को कॉल कराएंगे। कॉल कराते समय हमने पहली वैल्यू जो दी है हैगी और उसका ईयर 1975 वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट फैमिली नेम में स्टेल, किम, के, जिम, अलग अलग नाम जो हमने दिए हैं उसके आधार पर इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। पहला हैगी रेफरेंसेस बॉर्न इन 1975, तो यहाँ पर ये वैल्यू आई $fname की और यहाँ ये वैल्यू आई $year की। तो इस तरीके से हमें आउटपुट समझ में आ जाता है। तो ये हमने बात करी है किसकी, फंक्शंस की, आर्ग्यूमेंट की और मोर देन वन आर्ग्यूमेंट की हमने यहाँ बात करी। PHP is loosely typed language. In this example, notice we do not have to tell PHP which data type the variable. PHP जो है वो टाइप लैंग्वेज नहीं है, यानी कि हम जब किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसका हम डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करते हैं। PHP automatically associate a data type to the variable. PHP automatically उसकी वैल्यू के आधार पर उसके डेटा टाइप को ले लेती है। Depending upon this value, since a data type is not set in the strict sense, we can think like adding a string to an integer without casting. यदि हम विदाउट कास्टिंग के किसी भी वेरिएबल में इंटीजर टाइप वैल्यू है और फिर हम उसमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू डाल दें तो क्या PHP ऐड कर लेगा? यस, PHP विदाउट किसी एरर के उसको एक्सेप्ट करता है। इन PHP 7 टाइप डिक्लेरेशन वाज एडेड, लेकिन PHP 7 में टाइप डिक्लेरेशन को डिफाइन किया गया, ऐड किया गया। This gives us an option to specify the expected data type when declaring a function. कि जब हम फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम उसमें डेटा के टाइप को डिक्लेयर कर सकते हैं। ये जस्ट एक ऑप्शन है, कंपलसरी नहीं है। And by adding a strict declaration, it will throw a fatal error if the data type mismatch. यदि हम strictly करेंगे तो वो fatal error हमें दिखाएगा। In the following example, we try to send both the number and string to a function without any strict. यदि हम कोई strict ऑप्शन नहीं लेते हैं और सिंपल डिक्लेरेशन करते हैं तो हम एक प्रोग्राम के थ्रू इसको समझेंगे कि हमने एक फंक्शन बनाया ऐड फंक्शन नंबर्स करके और उसमें दो आर्ग्यूमेंट पास करे $a और $b, दोनों इंटीजर टाइप के हैं और इन दोनों का सम करके हमने वैल्यू को रिटर्न करा। अब जब हम फंक्शन को कॉल करा रहे हैं तो फर्स्ट वैल्यू तो हमने इंटीजर पास कर दी $a में, लेकिन $b की जो वैल्यू थी वो थी स्ट्रिंग टाइप की। तो ऐसे केस में क्योंकि वहां स्ट्रिक्ट नहीं है कुछ भी वैल्यू, तो वो क्या करेगा, हमें 10 रिजल्ट दे देगा। क्योंकि 5 डेज करके स्ट्रिंग टाइप है वो उस चीज को इग्नोर करके 5 को उठा लेता है और $a की वैल्यू 5 और $b की वैल्यू 5 को सम करके प्रिंट हमें 10 कर देता है। तो इस तरीके से स्ट्रिक को हमने अनेबल करा, अप्लाई नहीं करा, तब हम इस केस में कर सकते हैं। तो स्पेसिफाई स्ट्रिक्ट, यदि हमें स्ट्रिक्टली इसको स्पेसिफाई करना है तो वी नीड टू सेट डिक्लेयर स्ट्रिक्ट टाइप इक्वल्स टू 1. दिस मस्ट बी फर्स्ट line
इन PHP। यदि हम उसको फर्स्ट लाइन में डालेंगे, जैसे कि हमने यहाँ करा डॉलर ये PHP टैग हमने डिक्लेयर करा और डिक्लेयर में स्ट्रिंग टाइप इक्वल्स टू 1, यानी कि स्ट्रिंग हमने रिक्वायरमेंट कर दिया है। ऐसे केस में जब हम फंक्शन में ऐड नंबर कर रहे हैं तो a और प्लस b, अब वैल्यू को हमने पास करा। अब वो क्या कर रहा है, 5 और 5 डे हमने पास करा, तो वो हमें फैटल एरर दिखा देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो 5 डे को, क्योंकि हमने उसको स्ट्रिक्टली कर दिया था कि टाइप कैसा है, 1 है, यानी कि फर्स्ट टाइप का ही है। तो यदि वो दूसरी वैल्यू ऐड करता है, दूसरे प्रकार के डेटा टाइप को लेता है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास फैटल एरर आ गया है। आर्ग्यूमेंट टू पास टू द ऐड नंबर मस्ट बी टाइप इंटीजर। तो क्योंकि हमने उसको इंटीजर टाइप का बता दिया है, यहाँ स्ट्रिंग को यदि हमने दिया है तो वो उसको ऐड नहीं करेगा। इस प्रकार से ये फैटल एरर आ जाएगा। PHP default argument value. In following example show how to use default parameter if we want to call function set height without argument. It take a default value. किस तरीके से लेगा? जैसे हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग टाइप 1 डिफाइन कर दिया, फंक्शन सेट हाइट, हमने एक फंक्शन बनाया सेट हाइट कर कर, उसमें एक वेरिएबल हमने पास करा, मिनिमम हाइट है 50, ठीक है, इंटीजर टाइप का डिक्लेयर कर दिया। अब हमने इको कराया द हाइट इज डॉलर मिनिमम हाइट, इसको हमने प्रिंट करा लिया यहाँ पर। तो ये अब हमने इसके अंदर वैल्यू को कॉल कराया, कॉल कराते समय हमने एक वैल्यू पास करी 350, और दूसरी बार हमने जब फंक्शन कॉल कराया तो उसमें डिफॉल्ट कोई भी वैल्यू पास नहीं करी और वो आई ब्लैंक यहाँ छोड़ दिया। लेकिन यहाँ जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो कितनी है, 50 है। दूसरी बार 135 थी, नेक्स्ट बार 80, तो फर्स्ट में तो वो 355 शो करेगा। सेकंड में क्योंकि हमने यहाँ पहले से ही डिफॉल्ट वैल्यू 50 सेट कर दी है, तो यदि कोई वैल्यू नहीं दी गई होती है तो वो सिस्टम अपने आप उस आर्ग्यूमेंट की डिफॉल्ट वैल्यू को ले लेता है। तो यहाँ उसने डॉलर मिनिमम हाइट्स की डिफॉल्ट वैल्यू 50 है, उसको सेकंड वाले में प्रिंट कर दिया, थर्ड वाले में 135 और फोर्थ में 80। ये आउटपुट हमारे पास आता है। तो इस प्रकार से हम डिफॉल्ट वैल्यू को भी काम में ले सकते हैं। इस प्रकार से PHP हमें फंक्शंस भी रिटर्न करता है। यदि हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न करानी है तो PHP हमें उसके लिए भी मदद करता है। जैसे PHP डिक्लेयर स्ट्रिंग टाइप इक्वल्स टू 1 और फंक्शन का नेम हमने बनाया सम। यहाँ हमने दो वेरिएबल हमने ले लिए, उन दोनों वेरिएबल्स को हमने प्लस कराकर रिटर्न कर दिया z के अंदर, और वैल्यू को हम जब कॉल कराते हैं तो हमने इको करवाया 5 + 10, तो ये तो मैसेज प्रिंट हो गया, डॉट सम 5, 10। तो 5 और 10 की वैल्यू तो रिस्पेक्टिवली $x और $y में जाएगी, और ये फंक्शन जहां कॉल हो रहा है वहां $z की वैल्यू आकर प्रिंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही फंक्शन कॉल होता है तो वो फंक्शन कॉल होकर जो भी कैलकुलेशन करता है उसके बाद हमें रिटर्न क्या दे रहा है, कोई वैल्यू रिटर्न दे रहा है, तो वो वैल्यू हमारी यहाँ प्रिंट हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरी बार हमने 7 और 13 करा, तीसरी बार 2 और 14 करा, तो आउटपुट जो आएगा वो आएगा 5 + 10 = 15, 20 और 6। इस तरीके से हम रिटर्न टाइप भी कर सकते हैं। PHP रिटर्न टाइप डिक्लेरेशन। PHP 7 also support type declaration for return statement, like with the type declaration for function. Argument by enabling the strict requirement, we will throw a fatal error on type mismatch. यदि हम strict को काम में लेते हैं जिसकी मदद से डेटा टाइप स्ट्रिक्टली फॉलो होता है और वो मैच नहीं होता है, तो हमारे पास fatal error आ जाता है। To declare a type for a function, return, add colon and type right before the opening curly braces, then declare a function. इस चीज को हम यहाँ देखेंगे कि किस तरीके से करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ एक एग्जाम्पल हम काम में ले रहे हैं कि हमने एक फंक्शन बनाया डिक्लेयर करके, और इसके अंदर हमने स्ट्रिक्ट टाइप कर दिया 1, यानी कि फर्स्ट जो है उसका डेटा टाइप स्ट्रिक्टली फॉलो होगा। अब हमने फंक्शन बनाया ऐड नंबर्स करके,
दो वेरिएबल हमने बना लिए, $A और $B। दोनों का टाइप हमने क्या ले लिया, फ्लोट। अब हमने कॉलन के साथ इसमें फ्लोट पास कर दिया और डबल को कर्ली ब्रेसेस ऑन कर दिए। अब हम यहाँ क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं $A प्लस $B। $A और $B की वैल्यू सम होकर हमारे पास आ जाएगी। अब हमने फंक्शन को इको कराया, दोनों की वैल्यू को डिस्प्ले कराना चाहा, तो वो फ्लोट वैल्यू के अंदर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6.4। We can specify the different data type than the argument type, but make sure the return is the correct form। कि जो यदि हम चाहते हैं कि हमारा जो डेटा टाइप है उसका जो रिटर्न टाइप है वो हमारा किस तरीके से आए, जो हमने दिया है उसी हिसाब से आए, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रिटर्न के आगे यदि हम उस स्पेसिफाइड डेटा टाइप को स्पेसिफाई कर दें जिसमें हमें वैल्यू चाहिए, तो वो उसी आधार पर वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे हमने फंक्शन जो बनाया ऐड फंक्शन करके, इसमें दो फ्लोट वैल्यू हमने पास करी, लेकिन जब वैल्यू सम होगी तो हमें जो वैल्यू चाहिए वो फ्लोट नहीं चाहिए, हमें वो इंटीजर टाइप चाहिए। तो हम इसका रिटर्न टाइप भी बता सकते हैं। इंट करके जब हम इसका रिटर्न टाइप बताएंगे तो वो हमें इंटीजर वैल्यू, चाहे इसका वैल्यू जो आएगी 6.2 आएगी, लेकिन उसने हमें आउटपुट 6 ही दिया है। तो इस तरीके से हम आउटपुट ले सकते हैं। तो गाइस हमने जो आज पढ़ा है वो सारा ये पढ़ा है फंक्शंस की मदद से हम किस तरीके से पीएचपी में काम करते हैं, फंक्शंस हमें किस तरीके से मदद करते हैं, फंक्शंस के अंदर हम आर्ग्यूमेंट कैसे पास करते हैं, फंक्शंस में हम मोर देन 2 आर्ग्यूमेंट 3 आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। फिर बात आती है फंक्शंस के अंदर जब हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो उसकी मदद से हम उसके डेटा टाइप भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। PHP 7 जो है वो हमें डेटा टाइप प्रोवाइड को फॉलो करने के लिए परमिशन देता है। यदि हम नहीं लेना चाहते तो डेटा टाइप नहीं डिक्लेयर करेंगे तो भी PHP रन करती है, लेकिन यदि हम डेटा टाइप देना चाहते हैं और उसी फॉर्मेट में अपने प्रोग्राम को बनाना चाहते हैं तो PHP 7 हमें सपोर्ट करता है। इसके लिए हम स्ट्रिक्ट टाइप डिफाइन कर सकते हैं। इसकी मदद से भी हम फंक्शंस किस तरीके से बनाएंगे, उसमें हम आर्ग्यूमेंट कैसे पास करेंगे, उससे हमें किस तरीके से रिजल्ट्स मिलेंगे। साथ में यदि हम फंक्शंस को की मदद से कोई भी वर्क कराकर उससे कोई वैल्यू रिटर्न कराना चाहें तो वो किस प्रकार से कराएंगे, ये सब गाइस आज हमने पढ़ा है। इसको अच्छे से विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हमने समझा है। आपको इस पर 1-2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये सब PHP टैग के अंदर है। ये सभी हम नोटपैड पर प्रोग्रामिंग लिखेंगे और उसको अपने ब्राउजर पर रन करेंगे। यदि हमारे पास XAMPP सॉफ्टवेयर हो तो हम इसे htdocs में, और WAMP है तो हम www सॉफ्टवेयर फोल्डर के अंदर इसको स्टोर करके अपाची सर्वर को ऑन करके सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग यानी कि अपने सिस्टम के सर्वर को स्टार्ट कर अपने प्रोग्राम को रन कर देखेंगे। वो मैं प्रीवियस क्लास में अच्छे से समझा चुकी हूँ और इस तरीके से हम फंक्शंस के बारे में पढ़ाई करें। नेक्स्ट क्लास में हम PHP एरे के बारे में और अच्छे से जानकारी लेंगे। थैंक यू गाइस।